मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और इनके आसपास बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी अपन साथ में ही चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन है। पहला है गागरोन, दूसरा कतरियासर, तीसरा पीपासर और चौथा है बिलाड़ा। पूछा किसका है दोस्तों? संत पीपा जी का। तो ध्यान रखना दोस्तों, संत पीपा जी क्या बता रहा हूं मैं आपको कि इनका जो पूछा है जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है दोस्तों गागरोन। कहां पर है दोस्तों? गागरोन। कहते हैं कि ये जो संत पीपा जी थे, इनका वास्तविक नाम पूछा गया था एग्जाम में कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप सिंह था इनका मूल नाम। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या सवाल पूछा गया था? राजस्थान के एक ऐसे लोक संत या राजस्थान के ऐसे संत जो पहले शासक थे और बाद में इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया था? संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, संत बन गए थे, वो थे प्रताप सिंह। अब बात करते हैं प्रताप सिंह या संत पीपा जी के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्रताप सिंह जी थे, इनका जन्म गागरोन में होता है, वास्तविक नाम इनका प्रताप सिंह होता है। इसके अलावा ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो दर्जी संप्रदाय है, हमारे यहाँ पर दर्जी संप्रदाय हैं, ये दर्जी संप्रदाय के कौन से देवता हैं? दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि पीपा जी की गुफा के बारे में पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है। तो संत पीपा जी की जो गुफा है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो है टोडा स्थान है, और टोडा किस जिले में किस जिले में है? टोंक में है। इसके अलावा एक चीज और है कि ये किस भक्ति परंपरा के समर्थक थे? तो ये निर्गुण भक्ति परंपरा के समर्थक थे, ये निर्गुण भक्ति करते थे दोस्तों। और कई बार सवाल ये पूछा गया है संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। कौन से गुरु थे इनके नाम? इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। देखिए रामानंद के कुल 12 शिष्य माने गए हैं और 12 शिष्यों को कहा जाता है 12 स्तंभ। और ध्यान रखना कि ये 12 शिष्यों में शामिल थे, रामानंद के 12 शिष्यों में ये शामिल थे संत पीपा जी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये संत पीपा जी है, इनका जन्म कहां पर हुआ? गागरोन में। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। और सवाल क्या पूछा गया था कि ऐसे लोक संत जो पहले राजा होते हैं और बाद में संत बन जाते हैं, वो थे संत पीपा। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी गुफा है टोडा टोंक के अंदर। इसके अलावा ये किस भक्ति के समर्थक थे? तो निर्गुण भक्ति करते थे। इनके गुरु का नाम था रामानंद और ये रामानंद के 12 शिष्य जिनको 12 स्तंभ कहा जाता है उनमें शामिल थे। दोस्तों ये संत पीपा जी के बारे में 7 सवाल बने हैं और सातों के सातों सवाल लगभग हर एग्जाम में संत पीपा से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कहता है? सवाल लिखा है मंदिर और स्थान में निम्नलिखित के जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दोस्तों एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ मेला दिया है। अब यह पूछा है कि इनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। पहला ऑप्शन है सास बहू का मंदिर टोंक, दूसरा है कपिल मुनि का मंदिर कोलायत, तीसरा ऑप्शन है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, कपिल मुनि जी का जो मंदिर है वो कोलायत बीकानेर के अंदर सही है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में सही है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि एकलिंग जी का मंदिर भी उदयपुर में सही है। लेकिन अगर आपको जब सास और बहू का मंदिर अगर आपको पूछेगा तो ध्यान रखना दोस्तों ये कहां पर है? ये है नागदा में। और नागदा कहां पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में। कहां पर है?
उदयपुर जिले में। तो ध्यान रखना दोस्तों, चारों ऑप्शन है, इसमें से मिलान करने वाले बाकी के ब स द यानी 2 3 4 सही है। चौथा जो पहला ऑप्शन है सास बहू का मंदिर है, वो टोंक की जगह कहां है? नागदा उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार में कवि थे? अब पूछा है सोमदेव के बारे में कि भाई ये किस राजा के दरबार में कवि थे। 4 ऑप्शन दिया आपको, देखिए कुमारपाल दिया है आपको, जगदेव दिया है आपको, एक सिंह दिया है और एक विग्रह राज चतुर्थ दिया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पूछा किसका है? सोमदेव का। ध्यान रखना दोस्तों, ये सोमदेव थे, ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में। विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में ये रहते थे। अगली बात ध्यान रखना कि अगर सोमदेव की पुस्तक का नाम पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम था, आप सबको मालूम होना चाहिए कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम था ललित विग्रह राज। क्या नाम था दोस्तों? ललित विग्रह राज। तो सोमदेव की पुस्तक ललित विग्रह राज थी। विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। और विग्रह राज चतुर्थ की अगर आपको पुस्तक पूछ ले तो आप कर देना हरि केली। कौन सी पुस्तक करोगे? हरि केली। एक नाटक लिखा था विग्रह राज चतुर्थ ने, और चौहान के जो चौहान साम्राज्य है उसके ये क्या थे? प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, देखिए बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा किसका है? बीकानेर प्रजामंडल का पूछा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लक्ष्मीदास स्वामी, मग्गाराम वैद्य, बक्सालाल बोहरा और चौथा ऑप्शन है उसमें है मुक्ता प्रसाद। दोस्तों पूछा है बीकानेर प्रजामंडल का, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 4 अक्टूबर 1936 को। 4 अक्टूबर 1936 को क्या होती है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। और स्थापना कौन किसके नेतृत्व में होती है? तो इसकी संस्थापक सदस्यों में 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था मग्गाराम वैद्य और दूसरा था लक्ष्मण दास स्वामी। तो मग्गाराम वैद्य, इसके अलावा लक्ष्मण दास स्वामी था। लक्ष्मण दास स्वामी था दोस्तों, लक्ष्मण दास स्वामी ये थे। लेकिन अपने को सवाल ये पूछा है कि प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मग्गाराम वैद्य। बीकानेर प्रजामंडल की सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई है, राजस्थान से बाहर हुई है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों कलकत्ता में। कहां पर हुई है? कलकत्ता यानी बंगाल के अंदर हुई है। सवाल कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी ऐसी प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? बीकानेर प्रजामंडल। तो सवाल वापस देख लीजिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1937 मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई थी। और बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे वो मग्गाराम वैद्य थे। और इसकी स्थापना राजस्थान में ना होकर कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, गलत युग्म पहचान करें। गलत युग्म पहचान करें। दोस्तों अब आपको इसमें से एक तरफ तो दे रखा है जिला और एक तरफ दे रखा है संबंधित पहाड़ी यानी जो पर्वत चोटियां हैं उनके नाम। सिरोही के कोष्टक में आगे लिखा है अचलगढ़ चोटी। अजमेर के सामने लिखा है तारागढ़ चोटी। जयपुर के आगे लिखा है खो चोटी और सीकर के आगे लिखा है गुरु सीकर चोटी। दोस्तों सिरोही जिले में अचलगढ़ चोटी है। दूसरा अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी है जहां पर तारागढ़ का किला स्थित है। अजमेर के अंदर जयपुर के अंदर खो चोटी है जिसको खो कहा जाता है। सीकर के अंदर देखिए दोस्तों गुरु शिखर नहीं है। ये देखिए गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी। राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और ये है सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? सिरोही में है। 1722 इसकी ऊंचाई है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां पर है? सिरोही में है। इसके अलावा गुरु शिखर है। अगर सिरोही की जगह अगर माउंट आबू लिखे तो भी सही होगा क्योंकि सिरोही में भी कहां पर?
माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है दोस्तों। 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है। सवाल है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हाथी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, शेर परियोजना या फिर बाघ परियोजना। दोस्तों 4 परियोजनाएं पूछी है, दी है ऑप्शन में। अब हमें सही बताना है कि सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें कौन सी परियोजना चल रही है। तो दोस्तों यहां पर लिख लिया मैंने सरिस्का। पहली बात तो याद रखना दोस्तों, ये सरिस्का कहां पर है, तो सरिस्का है अलवर में। कहां पर है दोस्तों, अलवर में। अब एक चीज और ध्यान रखना कि सरिस्का किसके लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, हाथी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, शेर परियोजना या बाघ परियोजना। तो राजस्थान के अंदर जो ये अलवर जिले के अंदर सरिस्का है ये बाघ परियोजना है। कौन सी परियोजना है दोस्तों, बाघ परियोजना है। इस उद्यान में बाघ विचरण करते हैं। इसके अलावा इसको 1978 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि इसे 1978 में तो बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था और 1979 में इसको क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया है। किसका दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों ये एक सरिस्का है, इस सरिस्का के अंदर ध्यान रखना एक किला भी है। ध्यान रखना सरिस्का के अंदर एक किला भी है। इसके अलावा ध्यान रखना ये सरिस्का है, इस सरिस्का के अंदर एक मेला भी लगता है और वो मेला किसका लगता है, तो ध्यान रखना दोस्तों भर्तहरि का मेला। क्या सवाल पूछा था एग्जाम में, सुनिए, राजस्थान में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर एक मेला आयोजित होता है, वो भी भर्तहरि का मेला। तो भर्तहरि का मेला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, आयोजित होता है। तो सरिस्का अलवर में है। राजस्थान की बाघ परियोजना है जिसे 1978 में लागू किया गया था। यहाँ पर भर्तहरि का जो भर्तहरि किस संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से थे। ध्यान रखना तो नाथ संप्रदाय के भर्तहरि का मेला लगता है और 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का भी दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। पूछा किसका है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का, और पूछा है किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर है दोस्तों, फिर है श्रीगंगानगर, फिर है हनुमानगढ़ और उसके बाद में है चूरू। तो दोस्तों पूछा किसका है, मैं यहां पर इंदिरा गांधी नहर की जगह लिख रहा हूं IGNP। अब समझने वाले ये समझ जाएंगे, आई का मतलब इंदिरा गांधी, नहर का मतलब नहर और पी का मतलब परियोजना। तो IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से। कहां से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से। दोस्तों क्या क्या सवाल पूछे गए थे कि इंदिरा गांधी नहर है ये किस बांध से निकाली गई है, तो देखिए हरिके बांध है। कौन सा, हरिके बैराज, जिसको हरिके बैराज कहा जाता है, पंजाब के अंदर है और रावी और व्यास नदियों के संगम पर, सतलज नदी के संगम पर बांध बना हुआ है। वहां से पानी को रोका और राजस्थान और पंजाब की तरफ मोड़ दिया। इंदिरा गांधी नहर के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इसके जो वास्तुकार कौन थे, तो इनके वास्तुकार थे कंवर सेन। कौन थे, कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर का तो नाम इंदिरा गांधी नहर बाद में पड़ा, उससे पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था दोस्तों, राजस्थान नहर। इसका एक उपनाम भी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, इसे कहते हैं राजस्थान की मरुगंगा, क्योंकि ये राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में क्या करती है, पेयजल के लिए और कृषि के लिए जल की आपूर्ति करती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस परियोजना की कुल लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी है, 649 किलोमीटर है। और इस नहर पर कुल कितनी लिफ्टें हैं, तो 9 लिफ्टें हैं। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस नहर परियोजना का जो शाखा है या लिफ्ट है वो कितनी है, 9 है। अगली बात है दोस्तों, सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो 9 लिफ्टें हैं, इन 9 लिफ्टों को कितने जिलों में विभाजित किया है, लगभग 12 या 13 जिलों में क्या होती है, इस 13 जिलों में इस
लिफ्ट नहर के द्वारा पेयजल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। इसके अलावा ध्यान रखना 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है तब इसके उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी का जो ये राजस्थान नहर है इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जहां से पानी आ रहा है और जहां पर खेती की कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, वहां पर किसकी समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां पर ध्यान रखना दोस्तों सेम समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। हरिके बैराज बांध है पंजाब में, वहां पर रावी और सतलज नदियों के बीच में क्या बनाया गया, बांध, और बांध को रोककर ये नहर निकाली गई। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि इस नहर का जो वास्तुकार था कंवर सेन था और इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। इसके पहले नाम था राजस्थान नहर और इसका नाम जो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है सेम समस्या। इस नहर का जो उद्घाटन किसने किया था, तो ध्यान रखना गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ आकर किया था, उद्घाटन किया था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कुल 9 लिफ्टें हैं, 13 जिले इससे लाभान्वित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जीवन रेखा या मरुगंगा का कार्य करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यानी एक तरफ तो आपको दिए हैं मेले और एक तरफ दिए हैं जिले, उनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है वो देखना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है करणी माता का मेला बीकानेर जिला, फिर है रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला, फिर है बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा और फिर है केला देवी मेला करौली। तो ध्यान रखना दोस्तों कि करणी माता का मेला बीकानेर के अंदर देशनोक नामक स्थान पर आयोजित होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है। अब रामदेवरा का जो मेला है रामदेव जी का, जैसलमेर के अंदर जो पोखरण के पास में रुणीचा है वहां पर ये आयोजित होता है। फिर एक केला देवी का मेला जो करौली में बिल्कुल आयोजित होता है। लेकिन बेणेश्वर मेला, ध्यान रखना दोस्तों, बेणेश्वर मेले के बारे में बहुत अधिक सवाल पूछे गए हैं। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, डूंगरपुर में। कब आयोजित होता है, तो होता है ये माघ पूर्णिमा को। क्या कहा जाता है इस मेले को, इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। किसका कुंभ दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा इसे बेणेश्वर मेले के अंदर जो शिवलिंग है वो कैसा है, खंडित। तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और किन नदियों के संगम पर है, तो त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, सोम का, माही का और जाखम का। ये तीनों नदियां यहाँ आकर मिलती हैं और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा के दिन होता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला बढ़ता है। और जिस गांव में यह मेला बढ़ता है उस गांव का भी एक बार नाम पूछा था, तो उस गांव का नाम है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव है, नवा टापरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। देखिए एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान से बताया है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कौन सा नृत्य है आपको पहचानना है। पहला है कथकली, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथक और चौथा भरतनाट्यम। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो इसका राइट आंसर होगा कि राजस्थान में किस कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक नृत्य है जिसका नाम है कथक। पूरे भारत में कथक का जो आदिम घराना है, ध्यान रखना दोस्तों, आदिम घराना, सवाल ये पूछेगा कि कथक नृत्य का आदिम घराना कौन सा है, तो जयपुर है। और कथक नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है, भानु जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, भानु जी को माना जाता है। सवाल पूछे कि कथक किस प्रकार का नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का मतलब ये होता है कि वह नृत्य जिसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुरूप ही आप क्या कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, भानु जी क्या थे, कथक नृत्य के प्रवर्तक थे। आदिम घराना जयपुर का है और नृत्य कौन सा है, कथक है। और ये किस प्रकार का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है।
सीताबाड़ी का मेला पूछा है और पूछा किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है सीताबाड़ी से संबंधित के बारे में, गरासिया है, भील और मीणा है, सहरिया है और फिर कालबेलिया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा सहरिया। दोस्तों सहरिया के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं कि सहरिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला, और इस सीताबाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है इसको। इसके अलावा क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इस मेले को, सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है, 12 जिले में, क्योंकि सहरिया सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं, 12 जिले में, और 12 जिले में भी 2 तहसीलें हैं। कौन सी तहसीलें हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों 12 जिले में 2 है, ठीक है। तो किशनगंज है जो इसके लिए जानी जाती है, 2 तहसीलें हैं, शिवगंज है और किशनगंज है, ऐसा कुछ करके 2 तहसीलें हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो मेला, ये जो सीताबाड़ी के अंदर सहरिया जनजाति का मेला है, इसे सुरंगा मेला भी कहा जाता है। जब सहरिया जनजाति से मुझे एक शब्द याद आया कि राजस्थान में सहरिया जनजाति किस प्रकार की जनजाति है, आदिम जनजाति है, यानी इसे राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है वो सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, घर होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, घर अभी जमीन पर नहीं बनाकर पेड़ के ऊपर बना लेते हैं। किसके ऊपर बना लेते हैं, पेड़ों के ऊपर बना लेते हैं। यानी कोई बड़ा सा पेड़ देखते हैं, उस पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी से अच्छा से एक झोपड़ी टाइप मकान बना लेते हैं। उस मकान का नाम पूछा जाता है कि सहरिया जनजातियों द्वारा पेड़ों के ऊपर बनाए जाने वाले मकान का नाम क्या होता है, या जो झोपड़ी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसको कहा जाता है 3 शब्द का नाम काम में लिए जाते हैं। उसको कहा जाता है टोपा, उसे कहा जाता है कोरुआ, क्या कहा जाता है, टोपा कहा जाता है, कोरुआ कहा जाता है, और कहा जाता है गोपना। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोपना। तो ये जो इसके जो जनजाति के जो घर हैं वो यहाँ पर बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस जनजाति में धारी संस्कार पाया जाता है। तो इस जनजाति में एक संस्कार होता है धारी संस्कार। धारी संस्कार का मतलब ये होता है कि इस जनजाति में जब किसी व्यक्ति या महिला की मृत्यु होती है तब ये क्या करते हैं कि उसकी जब अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी जो हड्डियां, जो राख होती हैं, जो जलाने के बाद वापस अपने आंगन में लाते हैं और शाम के समय आंगन में बिछा देते हैं। बिछाने के बाद ये क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा देते हैं। अब कपड़ा लगाने के बाद ये क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और वहां से वो कपड़ा हटाते हैं और देखते हैं कि जो ये रात में राख बिछाई है, इस राख के ऊपर किस प्रकार का निशान बनता है। उस निशान के आधार पर ये पता लगा लेते हैं कि अगली बार जो हमारा जो इस संप्रदाय का जो व्यक्ति है, सहरिया संप्रदाय का, किस नई योनि में जन्म लेगा, यानी वो किस रूप में, चाहे पक्षी बनो, चाहे पशु बनो, चाहे जानवर बनो, चाहे मनुष्य बनो, किस रूप में आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सीताबाड़ी का मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति 12 में, सहरिया जनजाति में धारी संस्कार, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, इनके घर को कोरुआ या गोपना या फिर टोपा भी कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला कभी पूछ ले कब आयोजित होता है, तो ध्यान रखना वैशाख, और वैशाख महीने में भी कब आयोजित होता है, तो वैशाख में आती है, ध्यान रखना दोस्तों, अमावस्या। अमावस्या के दिन यह मेला क्या करता है, आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है। सवाल क्या पूछा है, रॉक फॉस्फेट की खान। रॉक फॉस्फेट क्या है, एक खनिज है और उसकी खान पूछी है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है दरीबा, दूसरा है आगूचा, तीसरा है नाथों की पाल जाबर, और फिर है झामर कोटड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो बिजली के जो यंत्र बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा घर के अंदर कलर और डेंटिंग पेंटिंग के भी इसके अंदर काम में लिया जाता है। रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान राजस्थान में है, वो है झामर कोटड़ा के अंदर। और झामर कोटड़ा कहां पर है आपको मालूम होना चाहिए, वो है उदयपुर में। ये लगातार पिछली जो 6 पुलिस की एग्जाम हुए हैं, 6 में से 4 कंटिन्यू एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि झामर कोटड़ा उदयपुर में किसकी खान है, तो रॉक फॉस्फेट की खान है। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है, तो झामर कोटड़ा
उदयपुर में है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी थे जो इनसे संबंध रखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सवाल वही होते हैं, बदलते नहीं हैं, उसके आसपास के नए सवाल उसी से ही बनते हैं। तो लगातार इसी तरह के सवाल और टेस्ट सीरीज देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।